नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको पशु परिचय भर्ती के लिए जो आपका टॉपिक दिया गया है, गोबर एवं मूत्र का उचित निष्पादन, इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों चर्चा से पहले हम आपको बता देते हैं कि अपने जो कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि उसकी उत्पत्ति, आविष्कार, इतिहास, एनपीके की मात्रा। साथियों ये चौथा पॉइंट है, एनपीके की मात्रा, इसको आप नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 5 पॉइंट सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना, निष्पादन की नीतियाँ, बायोगैस से निकलने वाली गैसों की विशेषता। साथियों ये इस गैसों की जो विशेषता होती है, बायोगैस से निकलती है, यह टॉपिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लेना। और 1 लाइन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इन सभी पर हम साथियों विस्तार से चर्चा करेंगे। तो और साथियों अधिक जानकारी के लिए आप प्ले स्टोर से वर्षिका एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, सबसे पहले गोबर के बारे में चर्चा करते हैं, गोबर मूत्र की उत्पत्ति के बारे में, ठीक है। सबसे पहले गोबर का जो उत्पत्ति कहाँ से हुई है साथियों, संस्कृत भाषा से हुई है। जब आपसे पूछा जाए कि गोबर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आपको कौन सी भाषा से हुई है, तो आपको संस्कृत भाषा से हुई है बताना। जब यह पूछा जाए कि संस्कृत भाषा की कौन से शब्द से हुई है, तो आपको बताना है गो प्लस बर से हुई है। जब यह पूछा जाए कि गो प्लस बर का अर्थ क्या होता है, तो आपको साथियों बताना है गो का अर्थ गाय होता है, बर का होता है गंदा, कूड़ा या मल। इस प्रकार आपको ये बताना है, जब भी संस्कृत भाषा से हुआ गो प्लस बर से, गो का अर्थ गाय, बर का गंदा, कूड़ा और मल होता है। हिंदी में भाषा में गोबर का अर्थ क्या लगाया गया है, गाय के मल से लिया गया है। मूत्र का भी साथियों संस्कृत भाषा से हुई है, जिसके अर्थ क्या है, पेशाब। अब हम आगे बात करते हैं आविष्कार के बारे में। अब साथियों इसके आविष्कार अलग अलग हम बात करेंगे, जैसे प्राचीन काल में, आधुनिक काल में, ठीक है। तो पहले साथियों जो प्राचीन काल का जो समय था, उसमें वेद, उपनिषद और आयुर्वेद ग्रंथों में गोबर मूत्र का उचित निष्पादन के संबंध में वर्णन किया गया है। और आधुनिक काल के अंदर साथियों जैसे कि बायोगैस और जैविक खाद जो होती है उस पर है। तो पहले बायोगैस पे करेंगे हम चर्चा। बायोगैस में साथियों अलग अलग, जैसे 19वीं सदी की आप बात कर रहे हो, तो 19वीं सदी में साथियों मिशेल चेवेलियर थे, जो कि फ्रांसीसी रसायनक थे। इन्होंने क्या किया था, बायोगैस की उत्पत्ति एवं रासायनिक तत्वों की पहचान की। तो कहने का मतलब 19वीं सदी के अंदर जो जोर दिया गया वो उसकी उत्पत्ति और रासायनिक तत्वों पर जोर दिया गया। किसने, मिशेल चेवेलियर ने दिया। अब हम बात कर रहे हैं 20वीं सदी की। जब 20वीं सदी के अंदर बात करें तो किसने किया, डॉक्टर कस्टन हायूर ने बायोगैस की उत्पत्ति के बारे में आविष्कार किया। इन्होंने किस पर जोर दिया, ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा की जो अधिक संभावना हो उस पर अधिक जोर दिया। अब हम बात कर रहे हैं साथियों 1960 के दशक में। 1960 के दशक में साथियों डॉक्टर वर्डेनर स्टेन्स थे। इन्होंने उत्पादन और ऊर्जा के उपयोग पर अधिक जोर दिया साथियों। अब हम बात करें साथियों 1970 के दशक में डॉक्टर F.A. वेक्सलर थे। इन्होंने व्यावसायिक रूप से इसका किस प्रकार से उपयोग हो इस पर जोर दिया है साथियों। तो जब भी आपसे पूछा जाए, देखो साथियों जब भी पूछा जाए, जैसे कि 19वीं सदी में, 20वीं सदी में, ठीक है, 1960 के दशक में और 70 के दशक में बायोगैस के रूप में अधिक जोर किस पर दिया गया, किस बात पे, तो 19वीं सदी में आपको बताना साथियों उत्पत्ति और रासायनिक तत्वों की पहचान पर जोर दिया गया। 20वीं सदी में ऊर्जा का अधिक उपयोग हो इस पर जोर दिया गया। 1960 के दशक में साथियों उत्पादन ऊर्जा पर जोर दिया गया। और 70 के दशक में इसका व्यवसायिक रूप से किस प्रकार से उपयोग हो इस पर जोर दिया गया। वर्मी कंपोस्ट साथियों, वर्मी कंपोस्ट का इसका चार्ल्स डार्विन ने 1881 में केचुए की उत्पत्ति पर किया, ठीक है। किस पे किया, केचुए के ऊपर किया। अब हम इसके इतिहास की बात करेंगे साथियों। इसका इतिहास देखो साथियों, प्राचीन काल में, महाभारत और रामायण काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में कैसा था उस पर हम चर्चा करते हैं। प्राचीन काल में साथियों वैदिक युग था। वैदिक युग में क्या है, प्रारंभिक उपयोग यज्ञ, हवन और अनुष्ठान में किया जाता था। चिकित्सा क्षेत्र में साथियों आयुर्वेद के रूप में इसके औषधि बना करके इसका उपयोग किया जाता था गोबर मूत्र का। अब है महाभारत और रामायण के काल में साथियों, महाभारत रामायण के काल में धार्मिक जो महत्व होते हैं, जैसे यज्ञ होता, हवन होता, अनुष्ठान होता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता था और उसके संरक्षण में भी इसका प्रयोग किया जाता था। मध्यकाल में साथियों मुगल काल था, उसमें क्या हुआ, खेती, मुगल काल में खेती में उर्वरक के रूप में और घर की सफाई के रूप में इसका अधिक प्रयोग किया जाने लगा। आधुनिक काल में साथियों बायोगैस और जैविक खेती के रूप में इसका प्रयोग किया जाने लगा है। अब साथियों सबसे
महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपका, जिसमें से NPK की मात्रा अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाएगी। साथियों ये आप ये टेबल देख रहे हैं, इसमें अलग अलग हमने विषय दिया है कि इसको साथियों ये आपको अलग अलग टुकड़ों के अंदर आपको मिलेंगे बुक्स में, लेकिन हमने इसको एक ही जगह एकत्रित करके आपको बनाया। जैसे गोबर की खाद, मूत्र और वर्मी कंपोस्ट, ये चारों चीज़ें अलग अलग है और चारों में NPK की मात्रा अलग अलग होती है। तो इस टेबल को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो हम चर्चा करते हैं, जब आपसे ये पूछा जाए कि गोबर की खाद में NPK की मात्रा कितनी होगी, N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फोरस और K का मतलब पोटेशियम। ठीक है, गोबर को कितनी होगी नाइट्रोजन की मात्रा आपको बतानी है साथियों, 0.3 से 0.7। फास्फोरस कितनी होगी साथियों, 0.1 से 0.5। पोटेशियम कितनी होगी, 0.3 से 0.5। इसी प्रकार से जब आपसे पूछा जाए गोबर की खाद, तो 0.5 से 10 बताना है, फास्फोरस बताना 0.25 से 0.5, पोटेशियम बताना 0.5 से 1.0। जब आप मूत्र में NPK की मात्रा आपसे पूछी जाए तो 0.4 से 1.35, 0.05 से 0.10 और 0.5 से 2.0। जब आपसे वर्मी कंपोस्ट में NPK की मात्रा पूछी जाए तो 1.75 से 2.5, 1.5 से 1.8 और 1.0 से 1.5। इस प्रकार से साथियों ये NPK की मात्रा होती है। इसमें से एक MCQ जरूर आएगा साथियों, इसको आप अच्छी से नोट कर लेना इस टेबल को, और रिमाइंड कर लेना, याद कर लेना इसको। अगला है साथियों, सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि ये जो गोबर मूत्र के निष्पादन के लिए सरकार कौन सी योजना चलाई रही है। जैसे कि भारत सरकार कौन सी चला रही है, राज्य सरकार कौन सी चला रही है, तो पहले हम चर्चा कर रहे हैं भारत सरकार की। ठीक, भारत सरकार द्वारा साथियों राष्ट्रीय बायोगैस एवं जैविक खाद्य प्रौद्योगिकी चलाई गई है, NBBL चलाई गई है। दूसरी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भी इस पर जोर दिया गया है। इसमें स्वच्छ भारत मिशन में भी इसका उल्लेख किया गया है और गोकुल मिशन में भी इसका उल्लेख किया गया है। अब राजस्थान सरकार द्वारा साथियों बायोगैस योजना 2015 में भी इसका उल्लेख किया गया। जैविक खेती मिशन 16 में, राजस्थान गोपालन योजना 18 में, गौशाला अनुदान योजना 19 में और गोधन न्यास योजना 2020 में। इन सभी में गोबर का किस प्रकार से आप निष्पादन करोगे उल्लेख किया है। अब हम साथियों की इस पर चर्चा करेंगे कि निष्पादन की विधियाँ क्या होती हैं इनकी, गोबर मूत्र के निष्पादन की विधियाँ। तो विधियाँ साथियों इसको 4-5 विधियाँ। सबसे पहली विधि जो आएगी उसको कहते हैं कंपोस्टिंग बनाना या जैविक खाद में परिवर्तन करके गोबर का निष्पादन किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे अलग अलग विधियाँ, पहली विधि पर हम चर्चा कर लेते हैं। अब इसके लिए क्या कंपोस्टिंग बनाने के क्या क्या तो सामग्री की आवश्यकता होगी और अन्य क्या क्या विवरण हैं साथियों। गोबर चाहिए 10 से 20%, फसल के अवशेष 30 से 40% चाहिए, खाद का कचरा चाहिए 10 से 15%, पत्ते और घास 10 से 20%, तापमान 55 से 65 डिग्री सेल्सियस, समय 2 से 3 महीने लग जाएंगे। अब निकलने वाली गैसें साथियों, जब आप ये इम्पोर्टेंट है, कंपोस्टिंग से कौन कौन सी गैसें निकलती है। एक तो निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको CO2 भी कहते हैं। ठीक है साथियों, अधिक इसका जो विवरण है अभी हम नीचे आपको कराएंगे, हल्का सा भी आपको वो बता देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, ये वायुमंडल में घुल जाती है और ये कौन सी गैस होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है। मीथेन गैस पर चर्चा करते हैं। हो सकता है साथियों कि मीथेन CH4 लिखा हो मिल जाए, मीथेन नहीं लिखा हो तो आपको समझ जाना ये मीथेन गैस है। ये वायुहीन और एनएरोबिक की स्थिति में उत्पन्न होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है ये। ठीक है, जहाँ वायु बहुत कम होती है वहाँ पे ऐसी मीथेन गैस उत्पन्न हो जाती है। तीसरे साथ है अमोनिया, जिसको NH3 भी कहते हैं। यह नाइट्रोजन युक्त जैविक पदार्थ होने पर उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट है साथियों, कंपोस्टिंग के दौरान जो तरल पदार्थ निकलता है अर्थात जो पानी निकलता है उससे क्या कहते हैं, लिचेट कहते हैं। जब आपसे ये पूछ लिया जाए कि लिचेट किसे कहते हैं तो आपको बताना कंपोस्टिंग के दौरान जो तरल पदार्थ निकलता है वो पानी होता है, उसे क्या कहते हैं, लिचेट कहते हैं। इसमें अत्यधिक नाइट्रोजन एवं रासायनिक पदार्थ होते हैं। अब साथियों कंपोस्टिंग के प्रकार, इसको 3 भागों में बांटा गया साथियों कंपोस्टिंग, एरोबिक, एनारोबिक और वर्मी कंपोस्टिंग। एरोबिक अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर जो अवशिष्ट पदार्थों का विघटन किया जाए वह एरोबिक कहलाता है।
एनारोबिक साथियों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वर्मी कंपोस्ट केंचुए की मदद से होता है। इस प्रकार से ये तीनों प्रकार की कंपोस्टिंग हो गई है साथियों। अब हम वर्मी कंपोस्ट और केंचुओं का जो विवरण है उस पर चर्चा करेंगे कि वर्मी कंपोस्ट के बारे में, केंचुए के कितने प्रकार होते हैं, इस पर भी थोड़ा सा विवरण चर्चा करेंगे। सबसे पहले है वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन कहा जाता है। जब पूछ लिया जाए आपको कि वर्मी कंपोस्ट को क्या कहा जाता है तो आप बता सकते हैं वर्मी कल्चर भी कहते हैं और केंचुआ पालन भी कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट की परिभाषा क्या होती है? जब गोबर, सूखे हरे पत्ते, घास, फूल, धान का पुआल, मक्का, बाजरे की कड़ी, खेतों के अवशेष, डेयरी या कुक्कड़ अपशय, शहर में कूड़ा करकट इत्यादि खाकर केंचुए द्वारा मल से तैयार खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। जब भी पूछा जाए आपको वर्मी कंपोस्ट क्या होती है तो आप बता सकते हो गोबर, घास, फूस, इनसे जो खाद तैयार की जाती है केंचुए द्वारा, वो क्या कहला जाती है? वर्मी कंपोस्ट कहलाती है साथियों। अब हम चर्चा करेंगे साथियों केंचुए कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, केंचुए साथियों 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एपिजिक, इसको एपिजेइक भी कह सकते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है साथियों? ये भूमि की ऊपरी सतह पर रहता है। आपको ऊपर सब याद रखना, एपिजिक ऊपरी सतह पर रहता है और 1 मीटर गहराई तक पाए जाते हैं। कितने? 1 मीटर गहराई तक पाए जाते हैं, इसकी ये विशेषता होती है। और इनको सतही केंचुआ भी कहते हैं। जब आपसे पूछ लिया जाए कि सतही केंचुआ किसे कहते हैं तो आपको बताना साथियों एपिजिक केंचुए को ही कहते हैं। ठीक है, ये इनकी क्या विशेषता होती है? ये ऊपरी सतह पर होते हैं और 1 मीटर गहराई तक ये पाए जाते हैं। और इनका रंग कैसा होता है साथियों? लाल रंग के होते हैं ये। टाइसिनिया फोर्टिडा यूड्रिलस यूजेनी प्रजाति मुख्य होती है इसके अंदर। पेरेनिप्स आर्वोशिकोली फेरेटिम इलोनगेटा आइसिनिया फोर्टिडा प्रजाति इसकी होती है साथियों। देखो आइसोनिया फोर्टिडा जिसको हमने बोल्ड किया, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी पूछ लिया जाए कि आइसिनिया फोर्टिडा प्रजाति कौन से केंचुए का उदाहरण है तो साथियों आपको बताना है एपिजिक केंचुए का ये उदाहरण होता है। और इसकी विशेषता पर अभी हम चर्चा करते हैं। ये इसका रंग लाल रंग का होता है। राजस्थान में सबसे अधिक ये पाया जाता है। जब पूछ लिया जाए आपसे कि राजस्थान में सबसे अधिक कौन से केंचुए की प्रजाति पाई जाती है तो आपको बताना है आइसिनिया फोर्टिडा पाई जाती है। ये साथियों 90% कार्बनिक पदार्थ व 10% मिट्टी खाता है। 90% तो क्या खाएगा? कार्बनिक पदार्थ, और 10% मिट्टी खाएगा। यह एक प्रजनन केंचुआ 6 माह में 250 केंचुए पैदा करता है। कितने? 250 केंचुए पैदा करेगा। अगला केंचुए के ऊपर चर्चा करते हैं जिसका नाम है इंडोजिक या एंडोजोइक भी कह सकते हैं इसको। इसकी खासियत क्या होती है साथियों? ये भूमि की निचली परतों में पाया जाता है। ठीक है, इसको निचला शब्द याद रखना आपको, निचली सतह में पाया जाता है। और ये कितना गहराई की सुरंग बनाता है? 3 मीटर की गहराई की सुरंग बनाएगा। ठीक है, गहरी सुरंग बनाने वाला केंचुआ भी कहते हैं। जब आपसे ये पूछ लिया जाए कि गहरी सुरंग बनाने वाला केंचुआ किसे कहते हैं तो अब आपको बताना इंडोजिक कहते हैं। ठीक है, मेटाफायर, पोस्थुमा व ऑक्टोकीटोना प्रजाति इसकी मुख्य होती है। तीसरा साथियों लास्ट केंचुए के प्रकार होता है डायोजिक या एनेसिक भी कह सकते हैं। ये साथियों 1 से 3 मीटर गहराई की सुरंग बनाता है। कितनी? 1 से 3 मीटर गहराई की। यह एपिजिक एवं इंडोजिक केंचुए के बीच की श्रेणी होती है। यह ऊपर से नीचे की ओर सुरंग बनाता है। ठीक है, तो 3 बात हो गई, एक तो ऊपर की ओर सुरंग बनाता है, एक नीचे की ओर बनाता है, एक ऊपर से नीचे की ओर बनाता है। इस प्रकार से 3 प्रकार के केंचुए होते हैं। और डायोजिक केंचुआ की मुख्य प्रजाति क्या होती है साथियों? लैम्पिटो मारुति इसकी मुख्य प्रजाति होती है। अब बात करेंगे अपन बायोगैस उत्पादन के बारे में। जब गोबर को वायुहीन या एनएरोबिक या ऑक्सीजन रहित के माध्यम से बायोगैस या मीथेन में परिवर्तन करते हैं की जो प्रक्रिया होती है उसको बायोगैस उत्पादन होता है। 1 क्यूब मीटर बायोगैस बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए साथियों? गोबर चाहिए 25 से 30 किलोग्राम चाहिए, भूसा चाहिए 1:1 में, खाद कचरा चाहिए 10 से 15 किलोग्राम, पानी चाहिए 50 से 70%। अब साथियों इम्पोर्टेंट ये है कि बायोगैस से कौन कौन सी गैस निकलती है। बायोगैस से साथियों एक तो निकलेगी मीथेन गैस, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, एक नाइट्रोजन गैस, एक हाइड्रोजन गैस, एक ऑक्सीजन गैस। तो इन सभी गैसों पर अभी हम चर्चा करेंगे।
बायोगैस संयंत्र के प्रकार पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। 3 प्रकार के हैं। एक होता है डिगेस्टर, एक होता है गैस होल्डर, एक होता है लिक्विड डिस्टिलेशंस। डिगेस्टर क्या होता है साथियों? ये मुख्य घटक होता है जो कि जैविक पदार्थ को एनएरोबिक पाचन के लिए रखा जाता है। गैस होल्डर साथियों गैस को संचित और एकत्रित करने के काम में आता है, और लिक्विड डिस्टिलेशंस गैस के साथ निकलने वाले तरल पदार्थ को एकत्रित करने के काम में आता है। अब दूसरी विधि है साथियों कि इसको को जो गोबर गैस का निष्पादन की दूसरा है प्राकृतिक उर्वरक के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। प्राकृतिक उर्वरक के रूप में इसको सीधा ही अपन खेत में प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से जैविक खाद में इसको परिवर्तन कर सकते हैं। चौथा गोबर ब्रिक्स अर्थात गोबर की ईंट बनाई जा सकती है। पांचवा अन्य पदार्थ के रूप में जैसे कि लकड़ी बनाना, दीपक बनाना, इस प्रकार को अलग अलग ये निष्पादन की इसकी विधियां होती है साथियों। अब साथियों सबसे इम्पोर्टेंट एक ये है कि बायोगैस से जो गैस निकलती है उस पर हम चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले मीथेन करेंगे साथियों। जो मीथेन गैस होती है इसको क्या कहा जाता है? CH4 भी कहा जाता है। ये ऊर्जा अधिक मात्रा में देती है। जब आपसे पूछा जाए कि कौन सी गैस ऊर्जा अधिक मात्रा में देती है तो साथियों आपको बताना मीथेन गैस, ठीक है। यह ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि ईंधन के रूप में कौन सी गैस का अधिक प्रयोग किया जाता है, तो आपको मीथेन गैस देना आती है। तीसरी साथियों ये ग्रीन हाउस गैस भी होती है। चौथा साथियों ये वायुहीन ऑब्लिक एंड एरोबिक ऑक्सीजन रहित गैस होती है। यह बायोगैस संयंत्र में ऊर्जा उत्पादन के लिए काम में आती है। इसको जलाने पर बिजली और गर्मी का उत्पादन करती है। ये 50 से 70% होती है। बायोगैस में कितनी पाई जाती है? ये 50 से 70% पाई जाती है। अब हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो इसको साथियों क्या कहते हैं? CO2 भी कहते हैं। यह वातावरण में सामान्य रूप से घुल जाती है। जब इस प्रकार से पूछा जाए कि ऐसी कौन सी गैस है जो कि वातावरण में सामान्य रूप से घुल जाती है, तो आपको बताना साथियों कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। यह भी ऊर्जा उत्पादन के काम में आती है। यह साथियों बायोगैस में 35 से 40% लगभग पाई जाती है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। साथियों हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? H2 कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो क्या क्या होती है? बहुत ही उग्र गैस होती है। जब आपसे पूछा जाए कि जल्दी जलने वाली या उग्र गैस कौन सी है, तो आपको बताना हाइड्रोजन होती है। यह भी ऊर्जा के स्रोत में होती है। यह बायोगैस में 0 से 1% पाई जाती है। इसमें क्या होता है साथियों? आग लगने की संभावना अधिक हो जाती है। अगला है साथियों हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड कौन सी गैस होती है? विषैली गैस होती है। जब आपसे पूछा जाए कि विषैली गैस कौन सी है, तब आपको बताना हाइड्रोजन सल्फाइड। या ये पूछा जाए कि ऐसी गैस जिसमें सल्फ़र की गंध आती है, तो भी आपको हाइड्रोजन सल्फाइड का आंसर बताना है। यह बायोगैस में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है साथियों। अब हम बात करें अमोनिया। अमोनिया साथियों NH3 होता है। अमोनिया गैस जो होती है उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब भी पूछा जाए उर्वरक के रूप में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना अमोनिया। यह भी बायोगैस में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। यह अधिक मात्रा पे होने पर प्रदूषण और स्वास्थ्य की समस्या पैदा कर देगी साथियों। तो इस प्रकार साथियों ये जो गैसें हैं इसका हल्का सा देखो, जब भी मीथेन पूछे तो आपको बताना ये ऊर्जा के और ईंधन के रूप में इसका अधिक प्रयोग होगा। कार्बन डाइऑक्साइड पूछे तो आपको वातावरण में सामान्य रूप से घुलने वाली गैस होती है। हाइड्रोजन बहुत जल्दी जलने वाली अर्थात उग्र होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड विषैली गैस होगी, और अमोनिया उर्वरक के रूप में प्रयोग होगी। साथियों इस टॉपिक में से हो सकता है एक MCQ आपके आ जाए। अब कुछ वन लाइन MCQ भी हैं, जैसे गोबर और मूत्र का उचित निष्पादन का उपयोग होता है, कहाँ होता है? खाद निर्माण में होगा साथियों। अगला है गोबर और मूत्र के निष्पादन के लिए बायोगैस का उपयोग क्यों किया जाता है? आपको बताना कार्बन न्यूट्रल ऊर्जा के लिए किया जाता है। तीसरा साथियों गोबर और मूत्र में कौन सा गुण अधिक होता है? उर्वरक का होता है। चौथा है गोबर और मूत्र के निष्पादन से कौन सी सबसे अच्छी खाद रहती है? आपको बताना वर्मी कंपोस्ट। गोबर मूत्र से कंपोस्ट बनाने में कितना समय लगता है? 3 से 4 माह लगते हैं। और गोबर मूत्र के प्रयोग से किस प्रकार के जल संरक्षण किया जाता है? आपको बताना जल पुनर्चक्रण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के MCQ हैं साथियों। अधिक जानकारी के लिए आप प्ले स्टोर से वर्षिका एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं साथियों।